बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं दूसरा रुख। नाजरीन, यूरोप में ख़ासकर दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के किसी भी मुल्क पर सबसे बड़ा हमला जो रूस ने यूक्रेन पर किया है, और इससे ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में एक शदीद बेचैनी की और परेशानी की लहर दौड़ चुकी है। और यूएन अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक कोशिश की गई सलामती कौंसिल में रूस पर पाबंदियाँ लगाने की, लेकिन उसमें भी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को नाकामी हुई है, उसको वीटो कर दिया गया है। और कुछ ममालिक ने, चीन, यूएई, उन्होंने अब्सटेन किया है, जबकि ये भी इतलात है कि शायद भारत ने भी अब्सटेन किया और अमेरिका की बजाय रूस का साथ दिया, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ। इसके साथ दूसरी सिचुएशन ये है कि यूक्रेन में जंग के बाद पाकिस्तान के हज़ारों तालिब इल्म और वहाँ पर जो कारोबार कर रहे थे पाकिस्तानी, वो फंस चुके हैं। जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, उन्होंने ये दावा तो किया है कि कुछ लोगों को निकाल के पोलैंड भेज दिया गया है और वहाँ से PIA के तैयारों के ज़रिए उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। लेकिन अभी भी कई हज़ार पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं और जो पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे थे कारोबार के लिए और दीगर जो वहाँ पर उनके बिज़नेस थे या कोई और एक्टिविटीज़ थी, वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके साथ जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, उनके हवाले से भी इतलात हैं कि उनको भी अपनी हिफाजत के हवाले से इंतज़ामात करने होंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद, हमारी कोशिश है जो यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनसे भी रब्ता किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ होंगे, नकवी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जबकि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जंगी जो जंगज़दा इलाके हैं उनमें फंसे हुए हैं, जहाँ पर रशियन अफवाज भी पहुँच चुकी हैं, उनसे भी किसी तालिब इल्म से बात करें जो असर सूरत हाल है वो जाने। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं ईसा नकवी के पास, जिनके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी। ईसा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और दुनिया क्या देख रही है? ऐसा लग रहा है दूसरी जंग अजीम के बाद कि ऐसा माहौल बन रहा है, खुदा न खास्ता दुनिया फिर एक आलमी जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। देखें, अगर तो मामला सनाउल्लाह साहब यूक्रेन के बॉर्डर्स के अंदर रहता है तो उस वक्त तक तो ये मामला कंट्रोलेबल है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकलती है, जिसका इंदिया गुज़श्ता रोज़ मिला है, तो फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। दुनिया के जो मेजर पावर प्लेयर्स हैं वो इसमें जंप इन कर जाएंगे और फिर बहुत सारे जो दिफाई माहिरीन है ये फेयर कर रहे हैं कि ये एक तीसरी जो आलमी जंग है उसकी तरफ ये मामला जा सकता है। उसमें दो चीज़ें हुई गुज़श्ता रोज़। जो नेटो का इजलास था उसमें स्वीडन और फिनलैंड, जो कि नेटो के मेंबर्स नहीं हैं, उनकी शिरकत, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड की, उनका ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जब जाके सना मैरिन ने ये कहा कि हम ज्वाइन कर सकते हैं नेटो को। ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं, इनका बॉर्डर मिलता है तकरीबन 1300 किलोमीटर का रूस के साथ, जिसके जवाब में जो रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान है मारिया ज़खारोवा, उन्होंने कहा, और उनका इशारा यही था कि देखें यूक्रेन के साथ क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि हमारा पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों जवाब आपको मिलेंगे अगर आपने इस किस्म की मूव की। उसके बावजूद इन दो मुल्कों ने नेटो के इस इजलास में शिरकत की। तो असल मामला ये है कि अगर ये चपकलिश, ये लड़ाई यूक्रेन के बॉर्डर्स के अंदर रहती है तो शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये फैली तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए जो इसके असरात होंगे। अब आ जाए यूक्रेन की तरफ। जो अभी इतलात हैं, जो लास्ट मैंने अभी वहाँ पर राब्ता भी किया, और जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, अभी तक कई जो है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं हुआ, लेकिन बैटल जो है उसके लिए, कैपिटल को कैप्चर करने के लिए, वो इस वक्त बहुत इंटेंसिफाई हो गई है। 200 के करीब जो यूक्रेनियंस का खुद दावा है कि 200 सिविलियंस जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं, और साथ ही उन्होंने बहुत बड़े डैमेजेस क्लेम किए हैं कि हमने बहुत बुरा जो है वो उनको नुकसान पहुँचाया रूस को। लेकिन कंसिडरिंग द साइज़, जो रूस का इस वक्त साइज़ है, और यूक्रेन क्योंकि अकेला फाइट कर रहा है, तो फिर यानी कि इस बात को मेरे ख्याल में तकवीत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इस पर दो मौक़िफ़ हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इसको फुल स्केल इन्वेजन कह रहे हैं, वो इसको वॉर कह रहे हैं। ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है। रूस का कहना, और उन्होंने जो ऑथराइजेशन भी की, उन्होंने कहा ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। चाइना उनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा है, सीरिया इस मौक़िफ़ को सपोर्ट, ईरान ने भी उसको सपोर्ट किया है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कहते हैं ये फुल स्केल वॉर है। गिवन द साइज के जो रूस का जो हुजम है, जो रूस की मिलिट्री माइट है, 200 लोगों का जो है वो मारा जाना तो किसी का भी ठीक नहीं है, लेकिन उससे ये जरूर पता चलता है कि ये एक फुल स्केल इन्वेजन जो कहा जा रहा है उस तरीके से ऑल आउट वॉर नहीं है। ठीक है, मैं आदिल नजम साहब की और अब्दुल्ला गुल की तरफ से। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने ईसा की भी बातें सुनी हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है? और
आया कि जो यूरोपियन ममालिक हैं या अमेरिका है वो इन्वेजन कर सकते हैं इस सूरत हाल में, वो अपनी फ़ौजों को भेज सकते हैं, या सूरत हाल इसी तरह रहेगी जो अभी तक मोहतात रवैया है अमेरिका का भी और यूरोपीय यूनियन का भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका सना साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है और मैं एक दो बातें तो बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि आज ये तयन हो गया कि अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर का स्टेटस खो बैठा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर वो मिलिट्री मसल को सामने नहीं ला रहा तो इससे बड़ी वाज़ेह बात है कि वो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आज उन्होंने $350 मिलियन जो है उसकी ऐलान किया, उन्होंने जो है वो कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बात की, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था? क्या दुनिया की इंटेलिजेंस या मीडिया चीख के ये बता नहीं रहा था? और क्या उनकी सैटेलाइट्स जो है वो रशियन ट्रुप्स की मूवमेंट जो है वो नहीं देख रही थी? तो इसका मतलब है उनको सब नजर आ रहा था। तो ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस जो हैं ये एक वीक स्टांस है, और ये वीकनेस जो है उसने एग्रेशन को इनवाइट किया, और यही वो वजूहात थी कि ये वो सारी बातें थी जिसका रशिया को बड़ा वाज़े पता था, लेकिन क्योंकि उनको ये मालूम था कि हम पे जब इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगी तो उसमें चाइना हमारा साथ देगा। ये सारी गेम के अंदर जो है चाइना को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि रशिया ने चैलेंज कर दिया अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस को, और चाइना जो है वो जाहिर है उसको बेनिफिट हुआ, रशिया को नुकसान तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो गेम्स हैं वो ये है कि दुनिया एक दफा फिर ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जा रही है। वो जो रशियन हेमिस्फेयर के नीचे आते थे, जो रशियन इन्फ्लुएंस के नीचे आते थे, वो लोग आज फिर ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, और जिसके अंदर ईस्टर्न यूरोप एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो है और हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशियन गैस के ऊपर। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, अब्दुल्ला साहब आप हमारे साथ ही रहिए। आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। आदिल साहब आप क्या देख रहे हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस सूरत हाल में, उनका क्या लाएअमल है? जो इस वक्त तक नज़र आया वो बड़ा मोहतात है। कौमी सलामती कौंसल जो है यूएन की, उसमें वो ज़रूर उन्होंने कोशिश की है जिसमें नाकामी हुई है। तो आगे क्या देख रहे हैं? अमेरिका और यूरोपीय यूनियन किस तरह इस मामले में आगे बढ़ेंगे और इस सारी सूरत हाल के नताइज क्या सामने आएंगे? दुनिया को क्या देखना पड़ेगा? मेरे ख्याल में यार अभी दुनिया को बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। ये एक चेस की गेम में एक मूव की रशिया ने, और एक तरह से एक ऐसी मूव की जो शायद लोग सोच रहे थे कि शायद उससे पहले वो कुछ और करें, और उसके बाद हमने ये देखा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने तकरीबन वही किया जो उन्होंने पहले कहा था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मीनिंग के सैंक्शंस जिसकी बात वो कर रहे थे वो की, जो जिसके लिए एक तरह से रशिया तैयार था, लेकिन कोई हमें यहाँ फौजी कार्रवाई नज़र नहीं, बावजूद इस बात के कि रशिया की फौजी कार्रवाई तवक्को से कहीं ज़्यादा है। अगर आप आज से इसको रिवाइंड कर लें 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, तो अगर लोग ये भी सोच रहे थे कि यकीन था बल्कि कि रशिया कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये नहीं नज़र आ रहा था कि जिस नौयत की हमने गोलाबारी देखी, जिस नौयत की हमने फौजी मसल देखी, वो रूस दिखाएगा। और उसके जवाब में हमें हैरानी अगर होनी चाहिए तारीखी तौर पे, वो ये कि अमेरिका और यूरोप से अभी तक हमने किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई सवाए उन सैंक्शंस के जिनकी वो पहले बात कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इस तमाम चीज से रशिया को क्या मैसेज गया? मसला सवाल ये है कि अब रशिया अगला काम क्या करेगा। एक खतरा ये है कि क्या इससे रशिया को शय मिलेगी और रशिया कहेगा अच्छा यार देखो इधर तो कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं आगे जाता हूं कि अगर जो नेटो के बढ़ाने का मसला है, ये तो रशिया के लिए पिछले 20 साल से मसला है, और यूक्रेन तो उसमें पहला एक मतलब आज की बात है, लेकिन यूक्रेन के अलावा जो बाकी ईस्टर्न यूरोपियन में नेटो गई और ईयू गई, वो एक तनाज़ा और एक तरह से रशिया के लिए एक बहुत बड़ी खलिश रही। तो एक सवाल ये है कि रशिया इससे क्या मैसेज लेता है, दूसरा सवाल ये है कि इससे चीन क्या मैसेज लेता है। मेरा नहीं ख्याल कि हम चीन और रूस का कोई अलायंस देख रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम देखेंगे। हम एक पोस्ट कोल्ड वॉर दुनिया का आगाज देख रहे हैं, जिसमें दो कुव्वतें होना जरूरी नहीं है। देखो ना, एक 40-50 साल की एक छोटी सी गेम थी जिसको कोल्ड वॉर कहते थे, जिसमें दुनिया जो थी 2 धड़ों में थी। जी आदिल नजम साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हमें कमर्शियल ब्रेक लेनी है। कमर्शियल ब्रेक हम इसी इशू पर, और वज़ीर आज़म ने जो रूस का दौरा किया है उस वक्त जब जंग छिड़ चुकी थी, उस पर भी बात करेंगे, और जो पाकिस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन में फंसे हुए हैं
उनको वहाँ से निकालने के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे रूस के यूक्रेन पर हमले के, और जो अब लाइव अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक यूक्रेन की गलियों में स्ट्रीट इन द फाइट्स लिखा आ रहा है कि इस वक्त गली मोहल्लों में सड़कों पर एक जंग जारी है, और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं हज़ारों की तादाद में, जिनके मैसेजेस भी आ रहे हैं, मुश्किल सूरत हाल में हैं, तहखानों में पनाह ली हुई है। कुछ एम्बेसी का ये दावा है कि कुछ स्टूडेंट्स को पोलैंड पहुँचा दिया गया है जहाँ से उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, लेकिन अभी भी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या देख रहे हैं, ख़ासकर जो पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं? आपने भी उनके मैसेजेस सुने होंगे। एम्बेसी के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त वहाँ जंग जारी है और वहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं है। इंतज़ामात करना भी कोशिशें यकीनन की जा रही हैं, और हमारी भी कोशिश है कि अम्बेसडर से हमारा रब्ता और उनसे भी पूछें कि क्या सूरत हाल है। तो आप क्या देखते हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और जो पाकिस्तानी सफारती अमला है वो भी वहाँ पर महफूज रहे, और उनको जो पड़ोसी ममालिक हैं यूक्रेन के, पोलैंड हैं या बाकी हैं, वहाँ पर पहुँचा कर वहाँ से पाकिस्तान लाया जाए? देखें, पहली बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि भारत का भी एक बहुत राब्ता उनके साथ रहा, और रशियन इन्फ्लुएंस आपको पता है भारत में बहुत है। 20,000 के करीब तलबा जो है वो वहाँ वो भी मौजूद हैं उनके। तो यकीनन मेरे ख्याल में ये सिफारती सतह के ऊपर बात हो रही है, और जाहिर है जो हमारा 730 फ्लीट है उसको और PIA को एक्टिव करना पड़ेगा और उन लोगों का इनखलाग करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो, क्योंकि एयर स्पेस का मामला है और इस टाइम पे फ्रेंड और फो का आप जो है वो तयन नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इस टाइम पे फौरी इनखला यूक्रेन के अंदर से ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जंग जारी है, और जंग में आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के अनासर मौजूद हैं। उसके अंदर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। तो नतीजा ये होता है कि आपका खुदा न खासा एयरक्राफ्ट को जो है एक खतरा आपको लाक हो सकता है। पोलैंड में इस टाइम पे पहले ही 50,000 के करीब लोग जो है वो वहाँ जा चुके हैं। दे हैव वो मतलब उनको बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है, वहाँ एक मुश्किल है। इसी तरह 6 दीगर ममालिक हैं जिनका इनके साथ, यूक्रेन के साथ बॉर्डर मिलता है, मोल्डोवा वगैरह, रोमेनिया। लेकिन वो सारे लोग जो हैं, आपको पता है रोमेनिया है, मोल्डोवा है, इसी तरीके से दीगर ममालिक हैं, स्लोवाकिया है, ये सारे रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर है। ये प्रो रशिया जो है इनकी पॉलिसी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हुकूमत उसमें क्या सिफारतकारी का किरदार अदा कर सकती है। मेरा ख्याल है फिल वक्त आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि रशिया जो है वो इसको कंटेन करेगा सिर्फ यूक्रेन की हद तक, ताकि वो दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर वो अलार्म ना क्रिएट कर सके। क्योंकि ये जितना भी अलार्म क्रिएट हो रहा है ये वेस्टर्न मीडिया जो है प्रोपोगेट कर रहा है। आप इसके लिए जो ईस्टर्न मीडिया है उसको भी देखना पड़ेगा, RT चैनल और दीगर, ताकि आपको पिक्चर की सही जो है पोजीशन नजर आए। मेरा ख्याल है कि रशिया का जो अटैक था वो फुल फ्लैग था। आप तो ये कह रहे हैं कि शायद रशिया का हमला ही नहीं हुआ है और वेस्टर्न मीडिया उस पर नहीं, मैं ये नहीं मेरी गुजारिश ये कह रहा हूं कि वजूहात क्या है। क्या मैं तो ये बता रहा हूं कि क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी कि इतनी जो ट्रुप्स हैं वो अचानक तो नहीं आए ना, उनकी मूवमेंट हो रही थी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो रही थी। इसका मतलब है कि वेस्टर्न मीडिया जो है खास वजह से उस हमले को नहीं बताना चाह रहा था, इस वजह से कि वो कन्फ्रंटेशनिस्ट जो पॉलिसी थी उसकी तरफ नहीं जा रहे, और वो वीकनेस जो है वो अमेरिका की तरफ से मौजूद है। यूएस इंटेलिजेंस ने और अमेरिकी सदर खुद कई रोज पहले बता चुके थे कि रशिया ने अटैक करना है। ये चीजें तो काफी पहले क्लियर हो चुकी थी और यूरोप को भी पता था। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दिया गया पहले? वो एड पहले क्यों नहीं दी गई? वो पाबंदियां जो है वो पहले क्यों नहीं आयद की गई? वो जो ट्रुप्स मूवमेंट थी वो क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि यूरोप में, जिसमें खासतौर पे जर्मनी और खुद बरतानिया जो थे वो मौजूद थे गारंटीज के तौर पर, जब इन्होंने डीन्यूक्लियराइज किया था 1994 में, तो उस टाइम पे वो जो गारंटर थे वो आज कहां खड़े हैं? अब ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आपको बहुत शुक्रिया देने का। ईसा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस सूरत हाल में? पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़, एक जो मौक़िफ़ था सिर्फ जो रशिया के विज़िट पे था कि अफसोस का इजहार किया था सूरत हाल पर। पूरी दुनिया जंग की मजम्मत कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आप
यहाँ सूरत हाल किस किस्म की देख रहे हैं? पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या, कोई आपके सामने है? आप फॉरेन अफेयर को सारी तो चीज़ों पूरा सेट ऑफ कंट्रीज़ है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ खड़ा है, लेकिन फिर एक सेट ऑफ कंट्रीज़ वो भी है जो कि रूस के साथ खड़ा है इस सारे मामले पे, और बहुत सारे ममालिक हैं जो न्यूट्रल हैं। हम पहले बात कर यानी कि वो जो एब्सटेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में चीन, इंडिया और यूएई की, ये 15 में से अगर ये 3 एब्सटेन कर गए हैं जिन्होंने अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि 3 दफ़ा बल्कि 4 मरतबा जो है वो तकरीबन 2 घंटे की नेगोशिएशंस में ड्राफ्ट चेंज किया गया। हमारा एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है और आदिल नजम साहब के पास भी हम जाएंगे। वज़ीर आज़म के रूस के दौरे के बारे में भी पूछेंगे और पाकिस्तान का इस जंग पर क्या मौक़िफ़ है उस बारे में भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम ईसा नकवी से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन में, उस पर मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। रूस का जो दौरा था जो 23 फरवरी और 24 फरवरी को था, और 24 फरवरी को ये रशिया ने अटैक किया था, और उस वक्त ये भी इतलात थी कि शायद जो पाकिस्तानी वफ़द था वो तवक्को नहीं कर रहा था, जिसके बाद उनके शेड्यूल में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई। जो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू देने थे वो मनसूख कर दिए थे जो रशियन मीडिया को। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया से भी वहाँ किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, और एक एलामिया जारी किया गया कि जिसमें सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल पर अफसोस है, और इसके अलावा कोई बात नहीं की गई। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भी इस किस्म की कोई बात बताई नहीं गई, ना ही इस सूरत हाल पर कोई ख़ास तबसरा किया गया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि अमेरिका की तरफ से इस दौरे के हवाले से आला सतह पर रब्ता किया गया था और पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसने पाकिस्तान ने इस पर माजरत की थी और वो दौरा किया था। ईसा, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या इस सूरत हाल पे, क्योंकि हमें तो कोई मौक़िफ़ अभी बाज़ाब्ता तौर पर नज़र नहीं आया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो न्यूट्रल रहने का इजहार है कि सारे मामले में पाकिस्तान कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा कि कोई साइड पिक करता हुआ नज़र आए, रूस की हो या अमेरिका की, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर पाकिस्तान की सिचुएशन में यही बनता था, क्योंकि पाकिस्तान का इस कॉन्फ्लिक्ट से बरह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है और कोई ऐसा यानी कि पैरेलल हम और कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कोई ऐसा मौक़िफ़ लेना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली कि हम रिग्रेट करते हैं, मामला अफ़हाम व तफ़हीम से बातचीत से हल होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ जो आपने, क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला जो है वो आप डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस को अब मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले पे ना एक दफ़ा जाग जाना चाहिए। ये वतीरा था यमन वाली कॉन्फ्लिक्ट में, यही हुआ लिबिया वाले मामले में। अब भी 2 महीने से तमाम रिपोर्टर्स फॉरेन ऑफिस को बार बार पूछ रहे थे कि आपने कोई सफरी हिदायतनामा जारी किया है, क्या आपने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है स्टूडेंट्स को या अपने नेशनल्स को, कहा है कि वो अपने वापसी का इनखला का बंदोबस्त रखें या कुछ को वापस बुलाया? नहीं। जब ये छिड़ गया सारा मामला तो अब आप कह रहे हैं कि हम स्पेशल प्लेन्स भेजेंगे। माजी में यूक्रेन और रूस की सरहद पे मलेशियन एयरलाइनर गलती से उन्होंने गिरा दिया था, तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। उस वक्त भी जब ये यमन वाला मामला था, अल हुदैदा में, सना में, यमन में जो फंसे हुए लोगों को लाना कितना फॉरेन ऑफिस की नाअहली है। आदिल नजम साहब, 2 सवाल हैं आपसे मेरे, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि पाकिस्तान का इस सूरत हाल पर कोई व्यू पॉइंट नहीं आ रहा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, इससे आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई शिफ्ट आ रहा है और पाकिस्तान अमेरिका, चीन का और जो रूस का ब्लॉक है उसमें जाने की तैयारी कर रहा है? यह पहला जो आपका सवाल है मौक़िफ़ के बारे में, मेरे ख्याल में मैं एग्री करूंगा ईसा साहब से कि पाकिस्तान को मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हर मुल्क मौक़िफ़ ले ले। देखिए ना, आप इस वक्त क्या कर सकते हैं सवाए उसके कि जो एलानिया जिसका आपने जिक्र किया वो काफ़ी है, बहुत है। बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब खामोश रहना चाहिए। एक तरह से जो हुकूमत जो है बार बार याद दिला रही है कि इस दौरे में क्या हुआ, वो भी नहीं करना चाहिए, नीवे बैठना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, आप 3 सिर्फ चीज़ें मौक़िफ़ ले सकते हैं ना, या आप कह सकते हैं जी हम तो अमेरिका के साथ हैं। अगर आप लेते हैं तो फजूल में आप क्यों रूस को दुश्मनी लेंगे, और उसके अलावा अमेरिका आपको उसकी बजाय कुछ देने नहीं लगा। दूसरा मौक़िफ़ ले सकते हैं, नहीं जी हम तो रूस के साथ हैं, हम भी वहां होके आए। एक तो मेरे ख्याल में वो मॉरली गलत होगा, दूसरा उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, बल्कि नुकसान ही होगा, खुसूसन जो आपके वेस्टर्न एलाइज हैं, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, FATF के हवाले से हो। तीसरा ये हो सकता है कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, और अगर वो ही मौक़िफ़ है तो खामोश रहना ही बेहतर है। इस वक्त बहुत सी दुनिया जो है, बल्कि बेशतर दुनिया जो है, वो साइड पे खड़े होकर देख रही है कि यार ये गेम जाएगी किधर।
तो अभी कोई जल्दी नहीं है चौधरी चूज करने की। और यही जवाब है आपके दूसरे सवाल का कि मेरे ख्याल में नहीं, कोई फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, और आई होप कि इतनी जल्दी होगा भी नहीं। फॉरेन पॉलिसी कोई ऐसा थोड़ी है कि गर्मी सर्दी की तरह आपने पंखा तेज कर दिया, पंखा नीचे कर दिया। फॉरेन पॉलिसी तो दिहाइयों में चेंज होती है। इस वक्त जो है पाकिस्तान ने दौरे की, मेरे ख्याल में अच्छी खबर यह है कि वो दौरा खत्म हो गया। बड़ा मुश्किल दौरा था, उसमें आपको पुश किया जा सकता था रूस की तरफ से कोई ऐसी बात कह देने का कि जिससे आप एक इंटरनेशनल नेगेटिव लाइमलाइट में आ जाएं। मेरे ख्याल में बात उन्होंने मुहतात की, प्राइम मिनिस्टर ने भी, दैट वाज गुड। आई वाज सरप्राइज कि रशिया ने आपको पुश नहीं किया। आपकी ज्यादातर जो मीटिंग्स थी वो बायलैटरल थी, आपकी ज्यादातर जो मीटिंग्स थी, जो मुलाकातें थी, वो ट्रेड वगैरह के हवाले से थी। तो उस लिहाज से अच्छा हुआ कि दौरा खत्म हो गया, अच्छा हुआ कि आप नीवे नीवे आ गए। अब उसको बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और नो, आई डू नॉट सी अ शिफ्ट एंड आई डू नॉट वांट टू सी अ शिफ्ट। मेरा कहने का मकसद यह है कि ठीक अगर है। मैं सही हूं कि दुनिया तब्दील हो रही है तो इंतजार करें कि पता तो लगे कि दुनिया जा किधर रही। आदिल साहब आप हमारे साथ ही रहिए। एक स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनसे बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ है। एहतेशाम आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। एहतेशाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो क्या सूरत हाल है क्या, और आप किस इलाके में हैं इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, और इस वक्त मैं लिविव सिटी में हूँ, यूक्रेन की, जो कि पहले मैं इससे पहले कल तक मैं खार्किव सिटी में था, जहाँ पे जो रशिया से बिल्कुल 40 किलोमीटर के फासले पे है। और वहाँ पे इस वक्त मेरे बहुत से दोस्त वगैरह भी फंसे हुए हैं, और वहाँ पे सिविलियंस पर भी शेलिंग और बम वगैरह गिराए जा रहे हैं। तो आप तन्हा हैं या आपके साथ बाकी पाकिस्तानी तालिब इल्म भी हैं? मेरे साथ दूसरे बाकी तालिब इल्म भी हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे पाकिस्तानी तालिब इल्म की। तकरीबन 300 से 500 तालिब इल्म हैं जो सिर्फ एक ही सिटी के अंदर है, खार्किव के अंदर। तो ये जिनको जहाज पे इनको ले जाना है पोलैंड में, वहां से कितना फासला है इस जगह का? इस जगह का जो फासला है तकरीबन आई थिंक 1500 किलोमीटर से ज्यादा होगा वो वर्षा। तो आपका पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता हुआ है? आपको यहाँ से निकालने के हवाले से कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं आपको? खार्किव में जब हम थे तो हमारा राब्ता हुआ था। उन्होंने अपना एक इमरजेंसी नंबर दिया हुआ था कि आप इस पे कॉल कर लें अगर आपको इमरजेंसी हो। हमने कॉल वगैरह की थी उस नंबर पे। तो हमसे सिर्फ एक ही हिदायत बार बार की जा रही थी कि आप टर्नोपिल आ जाएं या लिविव आ जाएं, हम आपको वहां से एवेक्यूएट कर लेंगे। लेकिन हमारा उसके बाद एक ही सवाल होता था कि आप हमें ये बताएं, यहाँ पे इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है, बसेस की टिकट्स अवेलेबल नहीं है, हम इतनी दूर पैदल चल के तो नहीं आ सकते ना टर्नोपिल या फिर लिविव, तो हम वहां तक कैसे आए? तो उनके जी तो बताएं प्लीज। तो बार बार इसरार करने पे हमने उनसे कहा कि हमें कम से कम बसेस प्रोवाइड की जाए ताकि हम उन सिटीज तक जा सके, क्योंकि मेन सिटी जहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, वो खार्किव रीजन है जो कि रशिया से बिल्कुल करीब है। वहाँ पे हमें कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। वहाँ से आप सफर करके यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? वहाँ से सफर करके हमने क्या कहते हैं फिर प्लान बनाया ग्रुपों की शक्ल में, और क्या कहते हैं पिछले 2 दिन पहले भी हम ट्रेन स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, वहाँ पे हम ट्रेन के इंतजार में बैठे रहे, और हमारे तकरीबन 2-3 किलोमीटर के दायरे में शेलिंग वगैरह होती रही कि हमें कोई ट्रेन मिले हम उसमें बैठे, कोई ट्रेन मिले हम उसमें बैठे, हमें कोई टिकट अवेलेबल नहीं हुई। और लास्ट कल के दिन हम अपनी हिम्मत आपके तहत बजोर बाजू हम के ट्रेन के अंदर दाखिल हुए, बहुत ही मतलब के जान की बाजी लगा के। और उसी वक्त क्या कहते हैं हमारी ट्रेन स्टेशन से टोटल 500 मीटर के फासले पे शेलिंग वगैरह हो रही थी। हम प्लेटफॉर्म पे तन्हा ठहरे हुए थे खुले आसमान के नीचे, और हमें कोई भी रहनुमाई करने वाला नहीं था। तो इस हालात के अंदर हम खार्किव से ट्रेन पकड़ी थी अपने। नहीं अच्छा साहब ये पूछेंगे, ये जुमेरात से पहले एहतेशाम आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ लोगों का भी ख्याल रखें। हम आपके लिए दुआ गो भी हैं और आपके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। हमारी दुआ है कि आप जल्द महफूज तरीके से पाकिस्तान पहुँचें, और आप एम्बेसी से भी राब्ते में रहें। एम्बेसी भी एक मुश्किल सूरत हाल से है और कोशिशें उनकी भी की जा रही हैं, राब्ता भी करें। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, और अपना ख्याल रखें।
आपने सुना इसका क्या सूरत हाल है? और जो आप चाह रहे थे कि जुमेरात से पहले क्या पाकिस्तान की एम्बेसी ने कोई इनसे रब्ता किया था? किसी ने कोई एडवाइजरी ऐसी आई थी कि आप ख्याल रखें आ नहीं, कल मैं कुछ स्टूडेंट्स का सुन रहा था, उन्होंने खुद रब्ता किया था एम्बेसी की तरफ से। इस हमले से पहले कोई रब्ता नहीं चेंज हो जानी चाहिए ना, लिबिया वाली और यमन वाली एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए और एटलीस्ट अब यूक्रेन वाली एग्जाम्पल को सामने रखते हुए कम अज़ कम मुस्तकबिल में ये एहतियात करनी चाहिए। पूरी दुनिया ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर रही थी। अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक अपने स्टाफ को, एम्बेसी को खाली करके अपने लोगों को वहाँ पर जाने से रोक के बैठे हुए थे, और हम जनाब यहाँ पर सिर्फ यानी कि मोहतात रहने का एक बयान था, लेकिन ऐसा एक ट्रैवल एडवाइजरी नहीं थी। ये नहीं कहा गया था कि आप ना करें ट्रैवल। ठीक है। ईसा में एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और बाद इस इशू पर हम आदिल नजम साहब से भी बात करेंगे। वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने ईसा नकवी की और आदिल नजम साहब की बात सुनी, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त हिकमत अमली है, रशिया की इन्वेजन जो है यूक्रेन पर, उस हवाले से, और जो वज़ीर आज़म का जो दौरा है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं रशिया का। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त न्यूट्रल रहने की, आप भी इसकी हिमायत करते हैं, और क्या पाकिस्तान को न्यूट्रल ही रहना चाहिए? यह है कि दोनों की काबिल एहतराम राय है और मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब है, लेकिन इसके अंदर एक एंगल और मैं देखना चाहता हूँ। वो यह है कि पाकिस्तान ने एक वक्त में चाइना को एक्सेप्ट किया था, तब जब पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और उसके बहुत अच्छे सम्राट आज तक हम जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो कभी कभी आप जब एक टाइमली डिसीजन लेते हैं, ये तो हकीकत है कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और दुनिया इसीलिए खामोश है, जिसका इशारा नजम साहब और नकवी साहब दोनों ने किया, और उन्होंने यही कहा कि दुनिया अभी तेल देख रही है, तेल की धार देख रही है। हमें ये पॉलिसी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ बहुत सारी दुनिया जाएगी, और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत माजी जो मुस्तकबिल करीब है उसके अंदर डॉलर के अलावा भी किसी करेंसी में ट्रेड मुमकिन है। और क्योंकि जाहिर है चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है बजाते खुद, और रशिया एक मिलिट्री माइट है, और इसी तरीके से बहुत सारे एससीओ जो ममालिक हैं, क्योंकि दुनिया के 47% जो लैंड मास है वो उनके पास है, और 42% इकोनॉमी जो है वो इनके पास है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। हमारे अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, हम आदिल नजम साहब से भी उनका आखिरी तबसरा देते हैं। आदिल साहब, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उससे जो कुछ बातें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान को इसका पे भी करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन से हमारा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका है, इसके अलावा FATF के मामलात हैं, IMF के मामलात हैं। तो क्या पाकिस्तान रेडी है इस किस्म की सूरत हाल के लिए? आई रेडी हो या ना हो, पेटी बांध लेनी चाहिए, सीट बेल्ट बांधने का वक्त है, क्योंकि आगे की जो राइड है वो ये रोलर कोस्टर अभी बड़ा ऊपर नीचे जाएगा, और यकीनन आप पे प्रेशर भी आएंगे, इंटरनल भी आएंगे, एक्सटर्नल भी आएंगे, यूरोपियन यूनियन से भी आएंगे, अमेरिका से भी आ सकते हैं, रूस और चीन से भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त जो है साबित कदमी और एहतियात का है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। ईसा, आपसे भी आखिरी यही सवाल है कि आया कि जो एक इंटरनेशनली ये पूरा एक चल रही है सूरत हाल, इसमें पाकिस्तान जो अपनी स्ट्रेटजी लेके चल रहा है, उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के कोई नेगेटिव असरात भी आएंगे? जिस तरह मैंने आदिल नजम साहब से पूछा, देखिए नेगेटिव असरात लाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने जो सफारती पत्ते हैं, आपके जो डिप्लोमेटिक कार्ड्स हैं, वो बड़ा स्मार्टली खेलने की ज़रूरत है, और जो क्राइसिस है उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। बात यह कि वो पाकिस्तान के लिए टफ टाइम जो है वो देने की खुद भी पोजीशन में है या नहीं, असल सवाल तो अब ये है। अब ये मामला चला गया पाकिस्तान को, यानी कि जिस पॉइंट पर ये ले गए थे उस पॉइंट से आगे कहाँ, यानी कितना पुश करेंगे। अगर इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है वो डेलिब्रेट अटैम्प्ट होगी कि पाकिस्तान को उठाकर खुद चीन और रूस के कैंप में डालने की कोशिश होगी, अगर इससे बढ़कर कुछ किया जाता है। और जो पोजीशन उनकी इस वक्त इंडिया के साथ चल रही है कि अमेरिकी सदर जो है वो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा की पाबंदियां नहीं लगा रहे रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने वाले मुल्क पर, उनकी वीकनेस वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि वो दुनिया में अमेरिका का वो जो एक
हवा था, जो एक उसका सुपर पावर होने का बुत था, 15 अगस्त को जिस तरह वो तालिबान को हवाले करके अफगानिस्तान गए हैं, अब वो वाला मामला नहीं रहा, वरना वो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देते। S-400 के लिए उन्होंने अपने नेटो के टर्की के ऊपर, नेटो पार्टनर टर्की पे जो रूस के खिलाफ इनके साथ खड़ा है, उस पर पाबंदियां लगा दी। ईसा नकवी बहुत शुक्रिया, आदिल नजम साहब आपका भी शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना रशियन इन्वेजन यूक्रेन में, उस पर पाकिस्तान न्यूट्रल है और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उसको हमारे तमाम तजियाकारों ने भी सपोर्ट किया है। एक बात पर सब एग्री हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के हवाले से कोई तैयारी नहीं की गई, ना ही कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।